उबलते तनाव के ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर सुबह कोई नया सैन्य संकेत या कूटनीतिक झटका सामने आ रहा है। एक तरफ कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों की अचानक बरसात ने एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ रूस और प्योंगयांग की बढ़ती राजनीतिक नजदीकियां वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से लिखने की ओर इशारा कर रही हैं और इसी बीच मिडल ईस्ट से लेकर अरब सागर तक फैले तनाव ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक ही बड़े भू राजनीतिक तूफान के हिस्से जिसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। मिडल ईस्ट से पहले ही हालात ऐसे हैं कि हर दिन किसी नए टकराव की आशंका बनी रहती है। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक राजनीति को पहले ही हिला रखा है और इसी बीच एशिया के दूसरे छोर से आई खबर ने पूरे सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपने मिसाइल कार्यक्रम का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे सिर्फ तकनीकी परीक्षण नहीं बल्कि शक्ति और दबदबे का खुला संदेश माना जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार की सुबह जब दुनिया के कई हिस्से अभी नींद में थे तभी कोरियाई द्वीप में मिसाइलों के आगाज ने अचानक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के सिनपो क्षेत्र के पास से एक के बाद एक 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये पूरी गतिविधि बेहद संगठित और तेजी से थी जो लगभग सुबह 6:10 के आसपास शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई। मिसाइलें पूर्वी समुद्र की ओर बढ़ी और तय दूरी तक जाकर समाप्त हो गई। जापान ने भी इस घटना की पुष्टि की और बताया कि भले ही मिसाइलें उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं गिरी लेकिन ये स्थिति किसी भी तरह से सामान्य नहीं कही जा सकती। पूरे क्षेत्र में अलर्ट की स्थिति बन गई और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत निगरानी बढ़ा दी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज पर गया वो था इन मिसाइलों की तकनीकी क्षमता और उनका पैटर्न। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो हॉसोंग 11LA श्रेणी की उन्नत शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इनका उद्देश्य केवल दूरी तय करना नहीं था बल्कि नए प्रकार के वारहेड जैसे क्लस्टर और फ्रेगमेंटेशन टेक्निक की क्षमता को परखना था। दावा किया गया कि इन मिसाइलों ने लगभग 136 किलोमीटर दूर एक निर्धारित क्षेत्र को निशाना बनाया और बड़े इलाके में प्रभाव दिखाया। ये साफ तौर पर संकेत देती है कि उत्तर कोरिया केवल परीक्षण नहीं कर रहा बल्कि अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता को और आर्थिक उन्नत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस परीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन स्वयं मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे जहां उनके साथ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सुरक्षा टीम भी मौजूद थी। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में ये भी दिखाया गया कि उनकी बेटी भी इस मौके पर उनके साथ थी। ये दृश्य केवल एक सैन्य परीक्षण का नहीं था बल्कि राजनीतिक संदेश का भी हिस्सा माना जा रहा है जिसमें नेतृत्व, शक्ति और भविष्य की रणनीति को एक साथ दर्शाने की कोशिश की गई है। किम जोंग उन ने बाद में इस परीक्षण के परिणामों की समीक्षा भी की और इसे देश की रक्षा क्षमता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। तो आखिर क्या करने वाले हैं किम जोंग? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना ने तुरंत प्रतिक्रिया पैदा कर दी। दक्षिण कोरिया ने आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाकर अपनी सैन्य तैयारियों की समीक्षा की और अमेरिका और जापान के साथ समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने की प्रतिक्रिया और तेज कर दी गई। तो दूसरी ओर जापान ने भी अपनी निगरानी प्रणाली को सक्रिय रखते हुए स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। वैश्विक विशेषज्ञ इसे केवल एक क्षेत्रीय घटना के रूप में नहीं ले रहे हैं बल्कि इसे बड़े भू राजनीतिक संदेश के रूप में समझा जा रहा है, खासकर उस समय जब दुनिया पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है। उत्तर कोरिया लंबे समय से अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा नीति का केंद्र बताता है
उसका दावा है कि ये सभी गतिविधियां आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर कई प्रतिबंध लगाए हुए है, लेकिन प्योंगयांग लगातार इन प्रतिबंधों को खारिज करता आया है और अपने हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाता आया है। हाल ही के वर्षों में ये स्पष्ट रूप से देखा गया है कि देश ने न केवल तकनीक रूप से आगे बढ़ाया है, बल्कि अपने परीक्षणों की अवधि भी बढ़ाई है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और अधिक गहरा होता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक वैश्विक परिदृश्य से देखा जाए तो ये केवल एक देश का मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि बदलते शक्ति संतुलन का संकेत दे रहा है। एक तरफ ईरान को लेकर पश्चिमी देशों की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक ऐसे मोड़ में पहुंचती दिख रही है जहां तनाव अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ उभर रहा है। एक साथ कैसे उभर रहा है? ईरान अमेरिका लड़ रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध तो चल ही रहा है, इजराइल भी इसमें कूद चुका है। तीनों के युद्ध के बीच उत्तर कोरिया मिसाइलें बना रहा है, वहीं पुतिन जो है वो ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया किसके साथ है? आखिर वो क्यों मिसाइलें बना रहा है? तो एक साथ इतने सारे अलग अलग क्षेत्रों में तनाव देखने को मिल रहा है और हर नया कदम वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा रहा है। इस पूरे एशियाई और वैश्विक तनाव के माहौल के बीच एक और बड़ी कूटनीतिक हलचल ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को और जटिल बना दिया है। जहां एक तरफ उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षणों के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियां अब एक नए स्तर पर पहुंचती दिख रही हैं। इसी कड़ी में रूस के गृह मंत्री उत्तर कोरिया पहुंचने की खबर से साफ संकेत दे रहे हैं कि ये रिश्ता अब सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदलता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के गृह मंत्री मंगलवार को प्योंगयांग पहुंचे, जहां उनका आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक राजनीति पहले से ही दो बड़े केंद्रों में, वो दो केंद्र कौन से, क्या समझ रहे हैं? पहला, यूक्रेन युद्ध और मिडल ईस्ट संकट, इन दोनों के बीच बटी हुई है। उत्तर कोरिया और रूस दोनों ही पश्चिम देशों के दबाव और प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इनकी बढ़ती साझेदारी को एक रणनीतिक गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है। रूस के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता इरीना ने टेलीग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच कानून परिवर्तन और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ये सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं है, बल्कि इसमें सीमा सुरक्षा, खुफिया साझेदारी, अपराध नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि प्योंगयांग पहुंचने पर रूसी मंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया, जो कि ये संकेत देता है कि ये यात्रा उच्च स्तरीय राजनीतिक महत्व रखती है। ये दौरा उस व्यापक बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है जो पिछले कुछ वर्षों में रूस और उत्तर कोरिया के रिश्तों में देखने को मिला है। खासकर 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मॉस्को पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का दबाव और बढ़ गया, जिसके बाद रूस ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के विकल्पों को एशिया की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान उत्तर कोरिया, जो पहले से ही पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में था, रूस के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभरने लगा। इस रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम 2024 में देखा गया, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्योंगयांग यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को केवल एक कूटनीतिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा और रणनीतिक गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य, तकनीकी और राजनीतिक सहयोग में तेजी आने की चर्चाएं लगातार सामने आती हैं। अब जब रूस के गृह मंत्री खुद उत्तर कोरिया पहुंच चुके हैं, तो ये इससे साझेदारी के विस्तार के अलग चरण के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बातचीत सिर्फ कानून व्यवस्था या सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति तक कई गहरे मुद्दे शामिल होते हैं। खासकर ऐसे समय में जब कोरियाई प्रायद्वीप में मिसाइल परीक्षणों की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं और एशिया प्रांत क्षेत्र में तनाव पहले से ही अपने चरम पर है।
इसी बीच उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइली परीक्षण और रूस की ये कूटनीतिक सक्रियता मिलकर एक बड़े भू राजनीतिक संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ किम जोंग उन अपने देश की सैन्य ताकत को लगातार मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर रूस जैसे बड़े देश के साथ उनका सहयोग एक नए शक्ति संतुलन को जन्म देता दिखाई दे रहा है। ये स्थिति पश्चिमी देश के लिए भी चिंता का विषय मानी जा रही है, क्योंकि इससे वैश्विक सुरक्षा ढांचे में नए गठबंधन और नए तनाव पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस और उत्तर कोरिया का ये बढ़ता संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय वैश्विक राजनीति का हिस्सा है, जहां अलग अलग देश अपने अलग अलग हितों के अनुसार नए गठबंधन बना रहे हैं। इस प्रतिक्रिया में पारंपरिक शक्ति संतुलन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और पुराने अंतर्राष्ट्रीय ढांचे की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षण के साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है, जहां एक तरफ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। यह संयोजन किसी भी क्षेत्र में स्थायी शांति की बजाय लंबे समय तक चलने वाले तनाव की ओर संकेत दे रहा है। दुनिया फिलहाल एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां एक ही समय में कई क्षेत्रीय संकट उभर रहे हैं। मिडल ईस्ट में ईरान का मुद्दा, यूरोप में यूक्रेन युद्ध और अब एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप का बढ़ता तनाव। ऐसे में रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकी वैश्विक कूटनीति के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकती है, जहां हर कदम का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जाएगा। और इसी पृष्ठभूमि में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या दुनिया वास्तव में एक नए तरह के शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए गठजोड़ तेजी से आकार ले रहे हैं। और इसी पूरे विस्फोटक भू राजनीतिक माहौल के बीच जहां एक तरफ उत्तर कोरियाई मिसाइल की बारिश कर रहा है, रूस और प्योंगयांग की नजदीकियां खुले और राजनीतिक गठजोड़ का रूप ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया से एक और बड़ा समुद्री टकराव सामने आ गया है, जिसने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की एक बड़ी कार्रवाई ने ईरान और अमेरिका के बीच पहले से मौजूद तनाव को एक नए टकराव की दिशा में धकेल दिया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार 20 अप्रैल को अरब सागर में अमेरिकी नौसेना और मरीन फोर्सेस ने एक ईरानी झंडे वाले जहाज तुस्का को जब्त कर लिया। ये घटना किसी अचानक हुई झड़प की तरह नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रूटीन पेट्रोलिंग ऑपरेशन के दौरान सामने आई स्थिति ने इसे एक बड़े इंटरसेप्शन में बदल दिया। अमेरिकी बल जब क्षेत्र में निगरानी कर रहे थे, तभी उन्हें एक जहाज तेजी से निर्धारित समुद्री मार्ग से हटकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शुरुआती आकलन में ये आशंका जताई गई कि यह जहाज किसी प्रतिबंधित या फिर संवेदनशील समुद्री गतिविधि का हिस्सा हो सकता है, जिसके बाद तुरंत उसे रोकने का फैसला लिया गया। जैसे ही जहाज तुस्का अमेरिकी पेट्रोलिंग क्षेत्र के नजदीक पहुंचा, अमेरिकी मरीन ने बिना किसी देरी के उसे इंटरसेप्ट कर लिया, यानी जब्त कर लिया। कुछ ही पल में यह ऑपरेशन एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड बोर्डिंग एक्शन में बदल गया, जहां अमेरिकी सैनिक जहाज पर चढ़ गए और उसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस कार्रवाई में किसी बड़े संघर्ष की खबर नहीं आई, लेकिन तनावपूर्ण माहौल पूरी तरह से महसूस किया गया। यह पूरा ऑपरेशन बेहद सटीक और तेज रणनीति के तहत किया गया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिकी बल इस तरह की किसी भी गतिविधि के लिए पहले से तैयार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के अनुसार जहाज पर नियंत्रण पाने के बाद सबसे पहले उसके कार्गो की विस्तृत तलाशी ली गई, कंटेनरों को खोला गया, दस्तावेजों की जांच की गई और यह समझने की कोशिश की गई कि जहाज वास्तव में किस उद्देश्य से इस मार्ग पर था। शुरुआती जानकारी के अनुसार अमेरिकी पक्ष को संदेह था कि यह जहाज समुद्री नाकेबंदी या प्रतिबंधित सप्लाई चेन से जुड़ी किसी गतिविधि का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जहाज पर क्या सामग्री पाई गई, लेकिन जांच प्रतिक्रिया को बेहद गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर इस खबर को और गहराई से समझिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिलिया के साथ। होर्मुज के हाहाकार से दुनिया परेशान है। अमेरिका ईरान में तकरार जारी है, हम सभी जानते हैं। यह तकरार कम होने की जगह बढ़ती जा रही।
अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने वाला है, लेकिन ईरान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। यानी दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी। इसे लेकर सस्पेंस भी बढ़ गया है, होगी कि नहीं होगी। ईरान ने कह दिया नहीं होगी, क्योंकि शांति वार्ता से पहले होर्मुज के मुद्दे पर सीजफायर टूट चुका है। होर्मुज पर बीते कुछ घंटों में जो बवाल हुआ है उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। खासकर अमेरिका ने जो हरकतें की हैं, जो कुकृत्य किया है, उससे पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने तस्वीर जारी की है। अमेरिका ने ईरान के चीन जा रहे कार्गो जहाज को अपने कब्जे में लिया, जिसका नाम टुस्का बताया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चाइनीज शिप है जिसको कब्जा किया गया है। हालांकि ईरानी जहाज लेकिन नहीं है, ये ईरान की तरफ ये जा रहा था। इसका नाम टुस्का बताया जा रहा है। ये एक चाइनीज शिप है जिसे अमेरिकी मरीन कमांडोज ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इस पर कब्जा कर लिया। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी शिप से कैसे ईरानी शिप जो है वो फायरिंग किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के चीन जा रहे कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया है। ये फायरिंग की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। चीन जा रहे कार्गो जहाज पर फायरिंग हुई है। अमेरिका ने चाइनीज कार्गो शिप को अपने कब्जे में लिया है। और ये फायरिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये फायरिंग की तस्वीर सामने आई है जहां होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के बीच फायरिंग चल रही है। अमेरिका का दावा है कि उसने चाइनीज शिप को 6 घंटे तक वार्निंग दी, फिर भी उसने नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें मरीन कमांडोज एक्शन ले रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके शिप को अपने कब्जे में ले रहे हैं। किसने नहीं दिया है? तो देखा आपने किस तरह से चाइनीज शिप पर हमला किया गया। चाइना ने कहा ये समुद्री डकैती है। ईरान ने भी यही कहा है ये समंदर के अंदर दादागिरी है, जिसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। अमेरिका कह रहा है हमने 6 घंटे तक शिप को वार्निंग दी, लेकिन फिर भी वो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड तोड़ने के लिए आया था। चीन कह रहा है अमेरिका को हक किसने दिया कि वो ओमान की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेड लगा दे, इसकी परमिशन उसे किसने दी। ईरान कह रहा है कि इलाका अमेरिका का नहीं है, तो अमेरिका या नेवल ब्लॉकेड कैसे लगा सकता है। यानी टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। बता दें आपको, नेवल ब्लॉकेड जहां पर लगाया गया है वहां पर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस स्प्रुएंस ने इसे रोक लिया था। ये वही इलाका है जहां अमेरिका ब्लॉकेड लेकर बैठा हुआ है। यहां अमेरिका ने एडवांस्ड और घातक युद्धपोत लगाए हैं, जिनका सामना करने के लिए ईरान ने छोटी छोटी नावों को तैनात किया है। इस पूरी घटना ने अरब सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को एक बार फिर हाई अलर्ट पर कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने इलाके में अपनी पेट्रोलिंग और निगरानी को और तेज कर दिया, जबकि क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए। इस तरह की कार्रवाई ये संकेत देती है कि समुद्री रास्ते पर अब तनाव धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है और ये केवल जमीनी या हाई टकराव तक सीमित नहीं रह गया। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान इस पूरे घटनाक्रम पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि टुस्का की जब्ती को केवल एक सामान्य समुद्री जांच नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है ईरान की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने वो जहाज जब्त किया हो। पहले से ही ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है और ऐसे में किसी भी समुद्री टकराव का असर सीधे कूटनीतिक स्तर पर दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना केवल एक जहाज की जांच नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक संघर्ष का हिस्सा है जो पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में फैलता जा रहा है। एक तरफ ईरान और पश्चिमी देशों के बीच समुद्र और सैन्य टकराव है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और रूस की बढ़ती राजनीतिक साझेदारी और ऊपर एशिया में मिसाइल परीक्षणों की तेजी। ये सभी घटनाएं मिलकर एक ऐसे वैश्विक वातावरण का निर्माण कर रही हैं जहां तनाव अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बढ़ रहा है। इसी स्थिति इस समय ये हो रखी है कि क्षेत्र में किसी न किसी तरह का सैन्य या रणनीतिक दबाव महसूस किया जा रहा है। अरब सागर की ये घटना उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में देखी जा रही है, जहां समुद्री मार्ग अब केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव के केंद्र में बनते जा रहे हैं।
अमेरिकी कार्रवाई ये भी दर्शाती है कि वह इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और नियंत्रण को लेकर बेहद सतर्क है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। अब पूरा ध्यान इस बात पर टिक गया है कि आने वाले दिनों में ईरान की ओर से क्या बयान आता है और क्या ये घटना एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लेती है या फिर ये तनाव किसी नए टकराव की ओर बढ़ता है। लेकिन मौजूदा हालात ये साफ संकेत दे रहे हैं कि वैश्विक राजनीति अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुकी है जहां छोटे छोटे घटनाक्रम भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले सकते हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारे खास विश्लेषण के लिए आप देखिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।